हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकली गवर्नमेंट कैसे चलती है एक कंट्री में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। पंचायती राज इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ विच लिस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको 3 लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, एक तो है यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट वाले जो भी मैटर्स आते हैं उसका स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेती है, और सेंट्रल वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और कंकरेंट वाले में दोनों बना सकती है रूल्स। ठीक है, तो जो पंचायती राज है जो कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो ये कौन से लिस्ट में आता है? ये आता है स्टेट लिस्ट में। विच लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो एक लोकल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे पंचायत होते हैं। ठीक है, पंचायत। विच लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस इन अर्बन एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में तो होता है पंचायत, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है, ठीक है, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्टार्ट सबसे पहले किसने किया था? इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो थे लॉर्ड रिपन। इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ कि जितने भी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत हो गया, ठीक है, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया। तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के अंडर। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें 73rd वाले में क्या होता है? पंचायत को मिला था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा, लेकिन जब इसको पंचायत को मिल गया तो फिर अर्बन लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, ठीक है, उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994। विच आर द एरियाज़ वेयर 73rd अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अप्लाई नहीं होती है? वो है नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो हमारा जो पंचायती राज है हमारे कंट्री में सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ वो चीज़, ठीक है, कैसे, और मतलब धीरे धीरे आज देखते हैं लोग पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट भी एक वर्क करते थे, ग्राम सभा होते हैं। तो इसका एवोल्यूशन कब और कैसे हुआ? ठीक है, व्हेन इज़ द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये होता है 24 अप्रैल को। हु कॉइन द टर्म पंचायती राज। तो सबसे पहले द टर्म जो है कि पंचायती राज है, ये किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, व्हाट डज द टर्म पंचायत लिटरली मीन। तो पंचायत का क्या मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है एन असेंबली ऑफ 5 एल्डर इलेक्टेड बाय विलेजेस। पंचायत, ठीक है, पंच मतलब यहाँ पे 5, तो 5 मेंबर्स का, 5 एल्डर मेंबर्स का, जो कि विलेजेस द्वारा इलेक्ट होते हैं, उनका एक ग्रुप। विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम 1953। तो ये सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम एक 1952 में लाया गया था, एक 1953 में। तो इसी के अंडर क्या हुआ कि एक कमेटी मतलब बैठाई गई। ठीक है, वो कौन सी कमेटी थी? वो थी बलवंत मेहता कमेटी। ठीक है, व्हेन वाज द बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो इनको कब अपॉइंट किया गया था? 1957 में। तो इनको क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि इस कमेटी का काम था कि जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CDP, ठीक है, CDP क्या प्रोग्रेस कर रही है, उनका फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए। व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी था, उनका क्या रिकमेंडेशन क्या था? इनका रिकमेंडेशन था कि स्कीम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनका मानना था कि हमें जो पावर्स है, ठीक है, उनको और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जैसे कि अगर सेंटर में है तो फिर वहाँ से स्टेट में आया, फिर स्टेट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो इससे क्या होगा कि जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होगी कंट्री की। Where was the scheme for democratic decentralization proposed by बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट इनएग्रेटेड। तो सबसे पहले जो ये स्कीम था बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, मीन समझ सकते हैं कि पंचायती राज का। ठीक है, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? ये हुआ नागौर, राजस्थान में।
ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, ठीक है। क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि हमारा जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकता है कि जब एक विलेज से ये चीज़ होगा। तो उनका इस दिन 2 अक्टूबर को जयंती होता है। तो इसे 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था पहली बार। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक एट द इशू ऑफ फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको तो फाइनेंस भी तो करना होगा, उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए उसको कुछ फंडिंग भी चाहिए होगा। तो इस फंडिंग के बारे में बात किसने की थी? वो थी के संथानम कमेटी, ठीक है, के संथानम कमेटी। व्हेन वाज द संथानम कमेटी अपॉइंटेड? तो संथानम कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? 1963 में। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? तो जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस के बाद, ठीक है, तो उस टाइम में उनके द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी ताकि वो जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जितने भी उस टाइम में कंट्री में थी, तो उनको उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई। वो कमेटी कौन सी थी? अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। और पंचायती राज स्टार्ट किसके कमेटी से हुआ था? बलवंत राय कमेटी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द अशोक मेहता कमेटी अपॉइंटेड? तो अशोक मेहता कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? तो इनको अपॉइंट किया गया था 1977 में। व्हेन वाज द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमेटी? देखिए, तो जो अशोक मेहता कमेटी था, ठीक है, उनका मेजर रिकमेंडेशन क्या था? किस चीज़ को लेके? पंचायती राज को लेकर के, ठीक है। तो उनका मानना था कि जितने भी पंचायती राज सिस्टम है उनको रिवाइवल करना चाहिए, उनको मतलब एक अच्छे तरीके से उनको रिनोवेट करना चाहिए और उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। कुछ पावर पंचायती राज लेवल पे देंगे तो उससे क्या होगा? विलेजेस का डेवलपमेंट होगा। विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम? तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो 3-tier सिस्टम है पंचायत लेवल पे भी गवर्नमेंट का, जैसे कि एक तो होता है एक विलेज लेवल पे, ठीक है, ग्राम सभा लेवल पे, उसके बाद फिर पंचायत लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, तो इस लेवल को 3 की जगह पे हम दो लेवल में डिवाइड करने के लिए बोला था। वो था अशोक मेहता कमेटी। विच स्टेट्स फॉलोड द रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमेटी? तो अशोक मेहता कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसको कौन कौन से स्टेट्स ने माना? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। विच कमेटी वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा कमेटी अपॉइंट किया गया फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गांव के डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को हटाने के लिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम में हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी कम होता था, तो इस टाइम इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इंपोर्ट करने की वजह से तो हर किसी को उतना एक प्रॉपर अमाउंट में खाने की चीज़ भी सप्लाई नहीं हो पाती थी। तो इस चीज़ को मतलब ओवरसी करने के लिए, तो इस चीज़ को ना देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? GVK राव कमेटी, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ GVK राव कमेटी? तो GVK राव कमेटी का क्या मेजर रिकमेंडेशंस था? तो उनका मानना था कि एक पोस्ट आना चाहिए जो कि क्या हो कि जिनको क्या नाम होगा? जिनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, DDC। विच कमेटी कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज ग्रास विदाउट रूट्स? तो कौन सी कमेटी ने ये कहा पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि ये एक तरीके का ग्रास है जिसका कोई रूट ही नहीं है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है? तो ये है GVK राव कमेटी, ठीक है। व्हेन वाज द LM सिंघवी कमेटी अपॉइंटेड? तो LM सिंघवी कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? 1986 में। विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो हमारा पंचायती राज है, ठीक है, इसको एक संवैधानिक निकाय मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर देना चाहिए? ये था LM सिंघवी कमेटी। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप द लोकसभा पास्ट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? पंचायती राज। और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या आया? म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर हुआ था? तो ये PV नरसिम्हा राव के अंडर हुआ था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट ऐड किया गया? तो पार्ट 9 ऐड किया गया, आर्टिकल 243 से 243O तक। विच शेड्यूल हैज़ बीन एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया? तो 11th शेड्यूल। पार्ट कौन सा? पार्ट 9।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मटेरियलाइज्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही मटेरियलाइज्ड है, ठीक है। उसमें जो भी मैटर्स हैं वो उस आर्टिकल में वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड ऑन किए गए हैं। ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 फॉल्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 40 जो है वो कौन से पार्ट में फॉल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 36 से लेके 51 तक किस में आता है, DPSP में, ठीक है, पार्ट 4 में। तो ये आता है आर्टिकल 40 पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो पंचायती राज सिस्टम का वो सबसे मतलब बेस होगा, एक तरीके से ना बोल सकते हैं कि वो फाउंडेशन होगा। ये आर्टिकल 243A में लिखा गया। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें कि सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं द पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल पोल्स ऑफ द विलेज, ठीक है। इनका एक प्रॉपर इलेक्शन होता है, उनके द्वारा इनको मतलब इलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में अगर कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो उसमें 10th पार्ट ऑफ द टोटल रजिस्टर वोटर्स मीन्स अगर किसी गांव में 100 वोटर्स है तो कम से कम अगर 10 आदमी रहेगा तभी क्या होगा वहाँ पे मतलब ये मीटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरियाज़। तो शेड्यूल्ड एरिया, जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो ग्राम सभा मीटिंग्स होगी तो उसको कौन प्रिसाइड करेंगे, तो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वही वहाँ पे उसको अटेंड करेंगे, वहीं पे उसको प्रिसाइड करेंगे। हु प्लेस अ रोल इन फॉस्टरिंग कम्युनिटी यूनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एट ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे जितनी भी मतलब जो भी डिसीजंस ले जा रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में हो, ठीक है। एक मतलब ग्राउंड लेवल पे भी क्या हो, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को ये कौन मतलब ये चीज़ को फिक्स करता है, तो ये ग्राम सभा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि जो हमारा विलेज है, ठीक है, या फिर पंचायत है, तो उसमें 3 टियर सिस्टम का एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ये आर्टिकल 343B कहता है। Which article of Indian Constitution provides for election of members and the chairpersons of rural local self government institution। तो कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो जितने भी मेंबर्स होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मीन्स ग्राम सभा के या फिर ब्लॉक लेवल पे है ना या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, उसके चेयरपर्सन्स कैसे बनेंगे। तो ये आर्टिकल 243C में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243 क्लॉज D ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका 243D में क्या लिखा हुआ है, इसमें ऑब्वियसली पंचायती राज के बारे में ही लिखा गया हुआ क्योंकि 243 से लेकर 243O तक ही लिखा गया है। तो इसमें है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसमें जितने भी SCs या STs हैं, ठीक है, उनको ग्राम सभा के इलेक्शंस में भी क्या रिजर्वेशन मिला हुआ है। विच अमेंडमेंट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत्स। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो कि वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इन पंचायत सिलेक्शन, ठीक है। तो ये है 73rd अमेंडमेंट। इन विच स्टेट द प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायत सिलेक्शन इज़ नॉट अप्लीकेबल। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट को मीन्स SCs को ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है इन पंचायत सिलेक्शन। ये है अरुणाचल प्रदेश। What is the portion of seats reserved for women in panchayats as per the article 243D of the Constitution of India। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो बोलता है कि फीमेल्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, SCs को मिलना चाहिए और STs को मिलना चाहिए रिजर्वेशन पंचायत के इलेक्शन में। तो कितना सीट्स कम से कम एलोकेट होना चाहिए फॉर अ फीमेल, रिजर्व होना चाहिए। तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स। अगर सीट वहाँ पे 30 हैं तो उसका 1/3 मीन्स 10 सीट्स जो होंगे वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगे। हाउ मेनी स्टेट्स हैव गिवन 50% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो कितने स्टेट हैं, ठीक है, ऐसे 1/3 तो है ही, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है फीमेल्स को इन इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें 10 स्टेट्स ने ऐसा करा है, जैसे कि अगर कहीं पे 100 सीट्स है तो 50 सीट्स होंगी वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी। विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइडेड
50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा पहला स्टेट कौन सा था जिसने कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% रिजर्वेशन दिया वुमेन को, तो वो बिहार है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ एक टेबल है, ठीक है, इसमें कि 10 स्टेट है जिसके पास जहाँ पे क्या है 50% फीमेल्स को रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो पहला स्टेट है बिहार, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ केरला, फिफ्थ मध्य प्रदेश, सिक्स्थ राजस्थान, सेवन्थ त्रिपुरा और एट्थ उत्तराखंड और नाइन्थ वेस्ट बंगाल, 10th और उड़ीसा। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year टर्म्स टू द पंचायत्स एट एवरी लेवल। तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो भी ग्राम सभा या फिर ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं बाय पंचायती राज इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है, तो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, तो डेट विल बी ऑफ 5 years। ठीक है, ये आर्टिकल 243E में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन। अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो पंचायती राज इलेक्शन लड़े, है ना, तो उसका एज कितना होना चाहिए, तो 21 years होना चाहिए। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंसिस्ट दैट कैंडिडेट्स फॉर द पंचायत पोल शुड मीट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कौन सा पहला इंडियन स्टेट जो कि एक मतलब इलेक्शन में उन्होंने क्वालिफिकेशन को ऐड किया। ठीक है, तो मतलब कौन सा पंचायत पोल शुड मीट तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये पहला था राजस्थान। ठीक है, जो कि बताया कि कैंडिडेट्स को कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है इन राजस्थान व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टेंट इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ सरपंच। अगर राजस्थान में कोई चाहता है कि हम सरपंच के लिए मतलब इलेक्शन लड़े, ठीक है, उसको कितना उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्लास 8 तक उसको पढ़ा होना चाहिए। इन राजस्थान व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर जिला परिषद और पंचायत समिति। अगर किसी को पंचायत समिति या फिर जिला परिषद बनना है, ठीक है, जिसको चेयरपर्सन कहते हैं, तो वो मतलब उनको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम तो क्लास 10th तक उनको पढ़ा होना चाहिए। इन राजस्थान व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन ट्राइबल रिजर्व एरियाज़। तो जितने भी एरियाज़ जहाँ पे सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व ना, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए उनकी क्या होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो क्लास 5 तक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायत्स। तो कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर मतलब पंचायत लेवल पे भी अगर वहाँ के मेंबर्स अगर कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 243 क्लॉज F के तहत। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका आर्टिकल 243 क्लॉज G में क्या लिखा गया है, तो इसमें है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत, जो कि 11th शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी पंचायत हैं स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, तो उनकी क्या पावर्स, उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में बताया गया है। विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल आइटम्स फॉर पंचायत लिस्टेड इन आर्टिकल 243G। तो 243G के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे पंचायत अपना डिसीजन ले सकती है, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत। तो पंचायत का जो भी फाइनेंशियल प्रोविजंस होंगे, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 243H और 243I में। ठीक है, उसके बाद है अंडर आर्टिकल 243I ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बॉडी इज सेटअप टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। तो आर्टिकल 243 क्लॉज I के अंडर कौन सा मतलब एक बॉडी सेटअप किया गया जो कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में रिव्यू करेगी, वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243J ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 243 क्लॉज J है, उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। तो पंचायत लेवल पे भी जो भी अकाउंट है उसका भी ऑडिट होगा। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो इलेक्शंस को पीसफुली कंटेस्ट कराएगी, ये आर्टिकल 243 क्लॉज K में लिखा गया है। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन मैटर्स ऑफ पंचायत इलेक्शन। अगर कोई भी पंचायत इलेक्शन हो रहा है किसी स्टेट में, तो वहाँ के उस पर क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होंगे, ये कौन सेट करेगी, तो उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एरियाज मेंशन्ड इन 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि जितने भी एरियाज़ हैं जो कि शेड्यूल 5 में मेंशन्ड है, ठीक है, उसके बारे में है, तो आर्टिकल 243 क्लॉज M में।
कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू पंचायत इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी लॉज पंचायत को मिले हुए हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट मैटर जैसे कि 29 मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये फॉर एवर एग्जिस्ट करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल इस चीज़ को मतलब फिक्स करता है? ये आर्टिकल 243 क्लॉज 9 है, ठीक, क्लॉज N, ठीक। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243 क्लॉज O ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका आर्टिकल 243 क्लॉज O में क्या लिखा गया है? बेरिंग इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत। मीन्स जो अगर पंचायत के इलेक्शन में कोई अगर प्रॉब्लम भी होती है तो इसमें कोर्ट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। When was provisions of the Panchayats extension to the scheduled areas act passed? ये 1996 में ये एक्ट आया था, ठीक है। Which committee designed the idea of पेशा एक्ट? 1996। तो कौन सी कमेटी ने पेशा एक्ट को मतलब ये डिज़ाइन किया था, इस आइडिया को बनाया था? तो वो था भूरिया कमेटी। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पेशा इन स्टेट? तो स्टेट्स में जितने भी पंचायत से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रोविजंस है उसको कौन इम्प्लीमेंट कराएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हाउ मेनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द पेशा एक्ट 1996? तो पेशा एक्ट के अंदर कितने स्टेट्स इंक्लूड है? तो 9 स्टेट। विच एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस ऑफ इंडिया? तो कौन सा एक्ट पास किया गया था जिससे क्या हो कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वो कंजर्व रहे? तो ये था द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द रिकॉग्निशन फॉर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास्ड? तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पास हुआ था वो कब हुआ था? 2006 में। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ई पंचायत सिस्टम? तो ई पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब पर्पस क्या था? तो ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ पंचायत्स। तो अगर कोई भी हर काम अगर डिजिटल होगा तो इससे क्या होगा कि जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं पंचायत लेवल पे वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। दैट वाज द रीज़न, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे क्या होता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो फॉर्मेशन हुआ था अर्बन एरियाज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्रीज डील विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो हमारे इंडिया में, ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में डील करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीनों। विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में कौन सा अमेंडमेंट बात करता है? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। When did the 74th Constitutional Amendment Act 1992 came into force? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट आ तो 1992 में गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया? आई मीन ये फ़र्क कब करने लगा, फंक्शनल कब से होने लगा? ये 71 जून थोड़ी होता, 21 जून, ठीक है, 21 जून 1993। Which part of Indian Constitution has been institutionalized by 73rd Amendment Act 1992? तो हमारा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि जिसको ऑपरेशनल बना दिया गया? तो पार्ट 9A। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 243 क्लॉज P से 243 ZG तक। Which schedule has been added to Indian Constitution by 73rd Amendment Act 1992? तो 73rd Amendment Act 1992 से कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया? तो ये होगा शेड्यूल 11, ठीक है, 12 से ऐड किया गया था वो 12 शेड्यूल, ठीक है। Which urban local government body is established for an area in transition from a rural area to an urban area? तो एक ऐसा मतलब ऐसा जगह जो कि क्या आ रहा है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, ना वो कम्प्लीटली रूरल है ना कम्प्लीटली अर्बन है, तो वहाँ पे बनाए जाते हैं नगर पंचायत, ठीक है। अंडर द 74th अमेंडमेंट एक्ट विच 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ वेर कंस्टिट्यूटेड? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितनी टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ को कंस्टिट्यूट किया गया? तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में।
विच अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया। तो एक स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए किस टाइप की अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनती है, तो म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। विच अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज इस्टेब्लिश्ड फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया। तो वैसे ही अगर कोई बहुत बड़ा लार्ज अगर अर्बन एरिया है तो उसके लिए क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। छोटे के लिए क्या होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल। वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़। तो म्यूनिसिपलिटीज़ में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे, ये इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 243 क्लॉज आर। विच कमिटीज़ आर सेट अप अंडर आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो आर्टिकल 243 क्लॉज एस है, इसमें कौन सी कमेटी के बारे में लिखा गया है, तो वार्ड कमेटी के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी म्यूनिसिपलिटीज़ इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो कौन सा आर्टिकल में ये दिया गया है कि कितनी सीट्स रिजर्व होंगी एससीज़ के लिए, है ना, एसटीज़ के लिए। तो सीट्स उतनी रिजर्व होंगी जितनी कि उनकी पॉपुलेशन होगी उस प्रपोर्शन में। तो ये आर्टिकल 243 क्लॉज टी में दिया हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़। तो अगर कोई म्यूनिसिपलिटीज़ के मेंबर्स को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए कौन से आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे, आर्टिकल 243 क्लॉज 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243 क्लॉज डब्ल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 243 क्लॉज डब्ल्यू का क्या सब्जेक्ट मैटर है, इसमें पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़, जो कि 12th शेड्यूल में दिया गया ये चीज़। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल आइटम्स फॉर म्यूनिसिपलिटीज़ लिस्टेड इन आर्टिकल 243 क्लॉज डब्ल्यू। तो जैसे कि पंचायत के केस में क्या था कि उसमें 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वैसे म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में के पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो 18 सब्जेक्ट्स हैं। Which article of Indian Constitution authorizes a municipality to levy, collect appropriate taxes, duties, tolls and fees। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि म्यूनिसिपलिटीज़ को ये मतलब पावर देता है कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं ना, ड्यूटीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, टोल प्लाजा पे टोल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 243 क्लॉज 10 में दिया हुआ है। अंडर आर्टिकल 243 क्लॉज वाई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कमेटी इज सेटअप। तो आर्टिकल 243 क्लॉज वाई के अंडर कौन सा कमेटी का सेटअप हुआ था, ये था स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो कि पंचायत के अकाउंट को भी रिव्यू करती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन एवरी स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय म्यूनिसिपलिटीज़। तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी म्यूनिसिपलिटीज़ जो भी वर्क कर रही है उसको रिव्यू करेगी। ये आर्टिकल 243 जेड डी में दिया गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 243 जेड ई। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द कोर्ट फ्रॉम द इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि अगर म्यूनिसिपलिटीज़ के इलेक्शन में कोई भी अगर ग्लिच आता है, ठीक है, तो उसमें उनका कोई पावर नहीं है। तो आर्टिकल 243 जेड जी में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ आर क्रिएटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने टाइप के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो 8 टाइप्स के। हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, तो बाय द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। तो इन दोनों के एक्ट से पास होता है, बनता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। विच इज़ द डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो उनका जो एक लेजिस्लेटिव विंग या फिर डेलिबरेटिव विंग कौन सा होता है, तो काउंसिल वाला पार्ट। विच बॉडी इज़ क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ काउंसिल। तो जो हमारा ये काउंसिल है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि लोकल गवर्नमेंट में जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो उनकी जो वर्किंग है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है, स्टैंडिंग कमेटी। Who is responsible for the implementation of the decisions taken by the council and its standing committees। तो जो भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या फिर जो भी इसके चेयरपर्सन हैं, जो भी डिसीजन लेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर का। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कौन है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर। हु अपॉइंट्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो इनको अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट।
हाउ आर द नोटिफाइड एरिया कमिटी इस्टेब्लिश्ड। नोटिफाइड एरिया जो कमिटी है NAC, इसको ये कैसे मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है, तो थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मीन्स गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर दे कि ये फलाना फलाना एरिया नोटिफाइड एरिया में आएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो नोटिफाइड एरिया जो कमेटी है, ठीक है, उसके मेंबर्स या फिर चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हाउ इज़ द टाउन एरिया कमेटी इस्टेब्लिश्ड। तो टाउन एरिया कमेटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, तो बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। विच लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कौन सी मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी, तो कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड। Which local government body is established to provide civic amenities to staff and workers who live in housing colonies। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो कि हाउसिंग कॉलोनीज़ में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो कौन सा, टाउनशिप का। विच लोकल बॉडीज़ आर इस्टेब्लिश्ड इन द पोर्ट एरियाज़। तो पोर्ट एरियाज़ में कौन सी लोकल बॉडी मतलब लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो है पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। क्या है, पोर्ट ट्रस्ट। हाउ इज़ पोर्ट ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड। तो पोर्ट ट्रस्ट को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। विच लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आर सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ और स्पेसिफिक फंक्शन। तो कौन सा जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, फॉर द जितनी भी एक्टिविटीज़ या फंक्शन उस स्टेट के म्यूनिसिपलिटीज़ में हो रही है उसको केयर करने के लिए, वो स्पेसिफिक पर्पस एजेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हु रिकमेंडेड अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी है वो किसने रिकमेंड किया था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के द्वारा। व्हेन डिड कोऑपरेटिव्स गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, 2011 में। विच अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से मिला था, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कोऑपरेटिव्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में कोऑपरेटिव्स के बारे में दिया गया है, तो पार्ट 9B, ठीक है, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक। Which article of Indian Constitution makes provision with respect to incorporation, regulation and winding up of cooperative society। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रेगुलेट होंगी, ठीक है, उनको कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आर्टिकल 243ZI में लिखा गया ये चीज़। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243ZJ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका आर्टिकल 243ZJ में क्या लिखा गया है, नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बोर्ड्स। वैसे थोड़ी है कोई भी कोऑपरेटिव बोर्ड होगा उसमें मतलब मेंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड के जो भी मतलब जो कैसे फंक्शन होगा इस चीज़ को डिसाइड करने वाले लोगों का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये लिखा गया आर्टिकल 243ZJ में कि कितना टर्म होगा मेंबर्स का कोऑपरेटिव बोर्ड्स का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन हैव। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितनी मेंबर्स हो सकती है, डायरेक्टर्स के 21 मेंबर्स। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स। तो जितने भी ऑफिस में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस बेयरर्स हैं, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, वो होगा 5 ईयर्स का। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बोर्ड्स। तो कोऑपरेटिव बोर्ड्स के जो भी मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, कौन सा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 243ZK में। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 243ZM ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका 243ZM आर्टिकल में कौन से कैसे से लिखा हुआ है, उसमें लिखा गया है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अमूल है, ठीक है, अमूल भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसमें इसकी जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की 243ZM में लिखा गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन सा आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो उनके अकाउंट से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, वो आर्टिकल 243ZO में लिखा गया है। Which article of Indian Constitution provides that every cooperative society shall file returns within 6 months of the closing of every financial year। तो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसको अगर इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करना है तो उनको विदिन 6 मंथ इस चीज़ को फाइल करना होगा।
ये आर्टिकल 243 ZP में लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेटअप। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कब सेटअप किया गया, तो 1954 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि बात करता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। तो आर्टिकल 263। हाउ इज़ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेटअप। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कैसे सेटअप होता है, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन कौन है, तो वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर्स। जितने भी पॉलिसी हैं, ठीक है, उनको रिकमेंड करना ही इनका मेन फंक्शन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।